हेलो माय माध्यमिक वॉरियर्स, ये लेक्चर नंबर 4 एटमॉस्फेयर का तुम्हारे सामने है। ये लेक्चर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि एटमॉस्फेयर चैप्टर में अब तुमको मज़ा आ रहा हो। आसपास थोड़ा बहुत शोर हो सकता है, आज पता नहीं क्यों लोग थोड़े ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, पूरे रोड पे अभी भी लोग हैं तो बातचीत कर रहे हैं। आई कांट वेट एनी लॉन्गर क्योंकि मुझे भी सोना है, नींद है, लेकिन लेक्चर को शूट ज़रूर करना है। देखो, एटमॉस्फेयर का लेक्चर नंबर 4 है ये, लेकिन मुझे एक बात का गारंटी दो कि तुम लेक्चर 1, 2, 3 सीक्वेंस में पहले देखे हो, पहले उसको समझे हो और फिर थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश भी कर चुके हो। अदरवाइज अगर डायरेक्टली लेक्चर नंबर 4 में आओ तब तकलीफ होगा भाई, समझ पा रहे हो ना। तो लेक्चर नंबर 4 को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आज ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। लग रहा होगा टॉपिक छोटे हैं दीदी, वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वीडियो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा लेंदी टॉपिक्स हैं ये आपस में, और बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं ये टॉपिक्स पे। मैं भी जब 10 में थी तो मुझे बहुत दिक्कत होता था ये सारे टॉपिक्स के ऊपर। वेल, हम लोग अच्छे से करेंगे, कोई स्पेक ऑफ डाउट, कोई रूम फॉर डाउट हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। लेट्स डू दैट। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत किया था कि हम लोग डे टाइम में शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में इंसोलेशन रिसीव करते हैं और वही इंसोलेशन रात के वक्त वापस अर्थ रेडिएट कर देता है, वापस अर्थ लूज आउट करता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ा था, और जितना कि इंसोलेशन आया और जितना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ ने रिलीज़ किया रात के वक्त, उसको माइनस करके हमको हीट बजट या हीट बैलेंस मिलता था। ये बातें हो चुकी थी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर किन किन प्रोसेस या किन किन तरीक़ों से गर्म होता है। देखना, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा एटमॉस्फेयर किस किस ढंग से गर्म हो सकता है। वेल, कुछ बातों को सुनो। यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। कन्फ्यूजन होने का कोई जगह ही नहीं छोड़ना है भाई, ध्यान से सुनो। देखो, रेडिएशन ये बहुत कॉमन है और सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, कभी भी तुम लोग फिजिक्स में भी रेडिएशन अगर वर्ड सुन लिए तो ये होता क्या है, ध्यान से देखो। आई डोंट नो ये इंसेक्ट कहाँ से आ रहा है। रेडिएशन का मतलब ये होता है कि मान लो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हॉट है, गर्म ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि कोल्ड है, तो ठंडा ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या कि इस गर्म ऑब्जेक्ट का गर्मी इस ठंडे ऑब्जेक्ट तक यूं ही पहुंच जाएगा बिना कांटेक्ट में आए भी। क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अरे भैया, सूरज का गर्मी अर्थ तक पहुंच रहा है, क्या सूरज और अर्थ कांटेक्ट में है क्या? नहीं नहीं, कांटेक्ट में है ही नहीं। 15 करोड़ किलोमीटर जैसा दूरी है सूरज और अर्थ के बीच में, फिर भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। देखो, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रोसेस। यानी बात को समझना कि दीदी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से एक गर्म है और एक कंपैरेटिवली ठंडा है, और ये दोनों को आपने दूर भी रखा है, फिर भी अपने आप ये हॉटर ऑब्जेक्ट इस कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना, मतलब गर्मी को ट्रांसफर करेगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल तुमको देती हूँ, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, लेकिन मान लो कि तुम यहाँ पर एक गर्म पानी कटोरा में ले लो, इसमें गर्म पानी भर दो और बगल में तुम आइस क्यूब्स रख दो। सटा के मत रखना, चिपका के मत रखना, थोड़ी दूरी में रखो आइस क्यूब्स को। तुम देखोगे कि दीदी आइस क्यूब्स जो है इस गर्माहट के कारण बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगा। देखो, अगर मैं आइस क्यूब्स इस बर्तन के साथ कांटेक्ट में रखती, इस हॉट बर्तन के साथ अगर मैं कांटेक्ट में रखती तो डेफिनेटली ये तुरंत मेल्ट होता, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन बिना कांटेक्ट में हुए भी ये तड़ातड़ मेल्ट होना शुरू कर देगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर रहा है उस कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। तो ध्यान से सुनो, जब हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है, भले ही वो दोनों चीज़ें कांटेक्ट में ना हो, उस प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं। इनफैक्ट यही रीज़न है कि हम लोग सूरज से आता हुआ रोशनी, सूरज से आता हुआ हीट को सोलर रेडिएशन कह रहे थे। क्यों सोलर रेडिएशन बोला? रीज़न बीइंग कि सूरज हमसे कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वो हम तक हीट पहुंचा रहा है, तो इसीलिए रेडिएशन वर्ड का यूज़ किया गया। जहाँ पे भी रेडिएशन वर्ड इस पूरे चैप्टर में तुमको दिखाई दे जाए, मतलब समझ जाना कि दीदी वो दोनों के दोनों चीज़ें कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे होगा? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, जो ज़्यादा गर्म है वो कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफ़र करता है, वाइसी वर्सा नहीं होता, उल्टा नहीं हो सकता है। आई होप ये बात समझ में आए। अच्छा, तो ये था रेडिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्शन।
अब कंडक्शन का मतलब होता है, ध्यान से अब इस बात को भी सुनना, कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन को तुमने गैस पे चढ़ा रखा है, ये गैस है। तुम डेफिनेटली देखोगे कि दीदी पहले तो ये हिस्सा गर्म होगा, यहाँ पे जो भी एटम्स से मिलकर के बर्तन बना है या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, वो जल्दी जल्दी पहले गर्म होगा, और धीरे धीरे ये गर्माहट बाकी ऊपर के पार्ट्स तक भी पहुंच जाएगा और पूरा बर्तन धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यही होता है ना। बोलना क्या चाहती हूँ मैं बोलना ये चाहती हूँ कि ये गैस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर करके अपना हीट दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये कांटेक्ट में है, हाँ ये गैस मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है, लेकिन ध्यान रहे दीदी, ये गैस मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि उठ के जा रहे हैं और फिर उन्होंने हीट ट्रांसफ़र किया। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आई डोंट नो तुम लोग के साथ ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ, बट हमारे साथ आज भी होता है और पहले भी होता था कि जब हम लोग के क्लास में मैम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, तो वो क्या करती थी कि चूँकि आने जाने का जो रो वाइज जगह होता है ना, वो बड़ा छोटा होता था, तो मैम सोचती थी कि क्या जाऊँ मैं, सबको एक एक करके मैं क्या दूँ क्वेश्चन पेपर, मैं शुरुआत वाले बच्चे को दे देती हूँ, और बच्चा एक अपने पास रखेगा, पीछे रेस्ट ट्रांसफ़र कर देगा, वो बच्चा अपने पास एक रखेगा, रेस्ट ट्रांसफ़र कर देगा, और ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि जो बच्चा है वो अपने जगह से नहीं हिल रहा, वो क्वेश्चन पेपर जो मिल रहा है उसमें से एक अपने पास रखता है, बाकी ट्रांसफ़र कर देता है, फिर वो बंदा अपने पास एक रखता है, वापस ट्रांसफ़र कर देता है। मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि क्या वो बच्चे अपने जगह से हिल रहे हैं? नहीं दीदी, वो एक बच्चा उठ के जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो अपने जगह पे इंटैक्ट है और वो अपने जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है उसको बस ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है। ये जो नीचे के लेयर्स को हीट मिला है, ये हीट बस आगे की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स उठ के चले गए कि ये लो भाई हीट ले लो, ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल्स खुद गर्म हो रहे हैं, वाइब्रेशन से साइड वाले को गर्म कर रहे हैं, फिर वो वाइब्रेशन से साइड वाले को गर्म कर रहा है, फिर वो वाइब्रेशन से साइड वाले को गर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं गर्म हो गई अब मैं जा रही हूँ अपना जगह बदल के, ऐसा नहीं हो रहा है। तो दीदी कंडक्शन मतलब होता क्या है? कंडक्शन का मतलब होता है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो वो वाइब्रेशन से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। वाइब्रेट हो के लेयर्स बाय लेयर्स हीट ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि सारे पार्ट्स कांटेक्ट में हैं। जैसे कि इसका क्लियर एग्जांपल है कि जब तुम किचन, अपनी मम्मी को देखे होगे किचन में जब वो खाना बनाती हैं और गलती से भी जो सब्जी चलाने वाला पलटा हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो जो सब्जी चलाने वाला पलटा होता है या इंग्लिश में स्पैचुला बोलते हैं, उससे जब मम्मी लोग कर रही होती है तो गलती से भी उसी कढ़ाई के अंदर अगर वो छूट गया तो फिर धीरे धीरे अगर अचानक से तुम उस पलटे को पकड़ोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। रीज़न बीइंग कि कढ़ाई गर्म हो रहा था और कढ़ाई से गर्मी ट्रांसफ़र हो गया उस पलटे के, और पलटे के हैंडल तक पहुंच गया। बात समझ पा रहे हो? तो जो एक एक एटम्स उसके अंदर मौजूद है, वो एटम्स गर्म होते होते लेयर्स बाय लेयर्स हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में है। तो ध्यान से समझना कि कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे लेयर बाय लेयर कॉन्टैक्ट में जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो दीदी इसका एटमॉस्फेयर चैप्टर में क्या लेना देना? वेल देखो, हमारा जो अर्थ सरफेस है, हमारे अर्थ सरफेस पे इंसुलेशन आने वाला है। इंसुलेशन आया तो हमारे अर्थ सरफेस पे भी तो कांटेक्ट में कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है। जो गैसियस चीज़ें हमारे अर्थ सरफेस से कांटेक्ट में है वो गर्म होंगी। तो ये लेयर गर्म हुआ, जब ये लेयर गर्म होगा तो ये ऊपर वाले लेयर को हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये ऊपर वाले लेयर को हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये ऊपर वाले लेयर को हीट ट्रांसफ़र करेगा। क्यों कर रहा है ट्रांसफ़र? क्योंकि दीदी ये सब के सब कांटेक्ट में है। तो सिंपल सा बात है कि दीदी रेडिएशन वो प्रोसेस था जहाँ पे कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा था। ये कैसे हो पाया? क्योंकि सूरज से आता हुआ रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर ही देता है। लेकिन दीदी ये जो अल्टीमेटली इंसुलेशन हमारे अर्थ को रिसीव हुआ, ये भी तो अर्थ सरफेस से कांटेक्ट में आने वाले मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं। लेयर्स बाय लेयर्स वाइब्रेशन से ये हीट आगे के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होता है। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं कंडक्शन प्रोसेस में, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन वो अपने गर्मी को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। यहाँ मॉलिक्यूल्स अपना रास्ता ही, मतलब अपना जगह बदल लेंगे। जैसे वो स्टूडेंट जो बैठे बैठे क्वेश्चन पेपर बांट रहा था, शायद मैम उसको अब कहेगी कि क्वेश्चन पेपर तू पकड़ बेटा और पीछे जा जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यानी कि
कंडक्शन प्रोसेस में बच्चा सामने अपने बेंच पे बैठा था और क्वेश्चन पेपर अपने एक रखता था, बाकी ट्रांसफ़र करता था, वो बच्चा अपने पास एक रखता था, बाकी ट्रांसफ़र करता था। लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस में बच्चा उठ खड़ा होता है और वो बांटना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपना जगह चेंज करता है। यहाँ पे भी वही होता है कन्वेक्शन प्रोसेस में। देखो, देखना ज़रा, सुनना। ये हमारा अर्थ सरफेस है, इंसुलेशन आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो कांटेक्ट में थे कंडक्शन प्रोसेस से वो गर्म हो गए। जो कांटेक्ट में एयर मॉलिक्यूल्स थे हमारे अर्थ सरफेस के, वो कंडक्शन प्रोसेस से गर्म हो गए। तुम बोलोगे कि दीदी जो गर्म हवा होता है ना, ये गर्म हवा वार्म है मतलब, और वार्म हवा हल्का होता है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वार्म हवा लाइट क्यों हो जाता है? ये तो तुम बिहेवियर ऑफ गैसेस में भी पढ़े हो कि जब जो हवा है वो वार्म गर्म होता है तो वो और दूर भागता है, जिसके के कारण वो गैस मॉलिक्यूल्स फैलने लग जाते हैं। और अगर वो फैल जाए तो डेफिनेटली डेंसिटी कम हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मान लो ये जगह है जहाँ पे 4 गैस मॉलिक्यूल्स थे, इनको तुमने गर्मी दिया तो इनमें से कुछ कुछ बहुत दूर भाग गए। तो हो सकता है कि अब जब तुम फाइनली देखो तो इसमें शायद सिर्फ 2 ही गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हों इस एरिया में, क्योंकि बाकी 2 बहुत दूर दूर आगे भाग गए। तो मतलब वही है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स को गर्मी मिलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, और जब वो एक्सपैंड करते हैं तो उनका डेंसिटी, गाढ़ापन कम हो जाता है, इसलिए वो लाइट हो जाता है। अच्छा दीदी, अच्छा अब अर्थ सरफेस से कांटेक्ट में जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत वार्म होंगे, और वार्म है तो लाइट भी है। लेकिन जो अर्थ सरफेस से कंपैरेटिवली दूर है वो तो कंडक्शन प्रोसेस से गर्मी नहीं ले पाए, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है ना, तो उन तक गर्मी तो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो होगा क्या कि ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कोल्ड होंगे और क्या होंगे, डेंस होंगे। जो ठंडा हवा होता है वो डेंस होता है। ये तुम ऐसे इमेजिन करो कि दीदी गर्मी में ना हम सब कोई दूर दूर रहना चाहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो लाइट होते हैं। लेकिन वही ठंडी में हम सब कोई चिपक चिपक के रहना चाहते हैं। हम मम्मियों के साथ भी मम्मी को एकदम पकड़ के सो जाते हैं, रीज़न बीइंग कि ठंडी में हमको क्लोज रहना पसंद है। यहाँ पे भी जो हवा ठंडे होते हैं, क्योंकि ऊपर में कंडक्शन प्रोसेस से गर्मी पहुंच नहीं पाया है। कंडक्शन क्या होता था, जो कांटेक्ट में होगा उस तक गर्मी मिलेगा, ऊपर वाले लेयर्स अभी कांटेक्ट में है नहीं, उन तक गर्मी पहुंचा नहीं। एज अ रिजल्ट ये जो ऊपरी लेयर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली डेंस होते हैं। अब तुम मुझे बताओ, नीचे अर्थ का ग्रेविटी भी काम कर रहा है, और इस ग्रेविटी के कारण ये डेंस हवा नीचे आएगा, नीचे खिसक जाएगा ना। डेंस हवा बोलेगा अरे भाई ग्रेविटी मुझे नीचे पुल डाउन कर रहा है, और कंपैरेटिवली जो गर्म हवा है ये ऊपर उठना शुरू करेगा, क्योंकि वो लाइट है। तो हो क्या रहा है कि डेंस हवा चूंकि वो भारी है तो वो नीचे आ रहा है, वार्म हवा चूंकि वो लाइट है तो ये ऊपर जा रहा है। और जैसे ही ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा तो बेचारा ये लेयर वापस से कंडक्शन प्रोसेस से गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये जो ऊपर जाता है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है जनरली, इसलिए ये जो ऊपर जा रहा है हवा, ये ऊपर जाके वापस से कूल हो जाएगा। ये जो नीचे आ रहा है वो कंडक्शन प्रोसेस से वापस अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आके गर्म होगा, तो यहाँ पे वार्म एयर फिर से हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा, फिर ये चेन डेवलप होगा। यानी इस तरीके से ऐसे साइक्लिकल मैनर में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो दीदी कन्वेक्शन क्या है, एक सर्कुलेशन डेवलप हो जा रहा है कि वार्म एयर है, कंडक्शन प्रोसेस से गर्म हुआ, ऊपर चला गया, कोल्ड था, इतना गर्म नहीं था, नीचे खिसक गया, फिर ये कोल्ड भी वापस कंडक्शन प्रोसेस से गर्म होकर ऊपर जाएगा, ये फिर यहाँ पे जो कोल्ड था वो नीचे खिसक जाएगा, और ये एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है जिसको कि हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। तो दीदी रेडिएशन में कांटेक्ट में नहीं था फिर भी हीट ट्रांसफर हो रहा था, कंडक्शन में कांटेक्ट में है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जगह नहीं बदलता मॉलिक्यूल्स का। लेकिन कन्वेक्शन जो प्रोसेस है उसमें पूरा का पूरा गैस जो है, एयर मास, वो अपना जगह बदल दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया। लास्ट होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन भी बड़ा सिंपल सा होता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि जब हॉरिजॉन्टली, जब हवा जो होता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, देखो जब भी तुम लेटा हुआ लाइन बनाते हो ना तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जब भी तुम खड़ा हुआ लाइन बनाते हो, खड़ा हुआ, उसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जो कन्वेक्शन प्रोसेस था बताओ तो कैसा मूवमेंट था, ये कैसा मूवमेंट है कन्वेक्शन जो भी बनाया दीदी? वर्टिकल है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो वर्टिकल है मूवमेंट। लेकिन
एडवेक्शन जो प्रोसेस है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि यहाँ से गर्म हवा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और यहाँ से ठंडा हवा फिर ऐसे साइक्लिकल पैटर्न में ऐसे आएगा, फिर गर्म हवा, और इसको हम लोग एडवेक्शन बोल रहे हैं। दीदी ऐसा क्यों होगा, हम लोग इसके बारे में बेटा बात करेंगे। हम लोगों का जो विंड्स टॉपिक आएगा ना, विंड हवाएं, उसमें ये पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। तो दीदी आप ये बोलना चाहती हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर 4 तरीक़ों से गर्म हो सकता है। एक तो डायरेक्ट रेडिएशन के कारण, एक तो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है कंडक्शन के कारण, एक तो कन्वेक्शन के कारण कि वार्म लेयर ऊपर जा रहा है, ठंडा लेयर नीचे आ रहा है, और उसके कारण ये गर्मी ऊपर नीचे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो रहे हैं। और एक होता है एडवेक्शन का प्रोसेस, जहाँ पे गर्म हवा हॉरिजॉन्टली बहता है, यानी कि वर्टिकली जाएगा तो कन्वेक्शन और हॉरिजॉन्टली जाएगा तो एडवेक्शन। ये क्यों होगा, ये दीदी आप विंड चैप्टर में हमें पढ़ाएंगे। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं जिसके के कारण हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता है, हीट अप होता है। बताओ समझ में आ गया? चलो आती हैं, तुम बताओ ना। आजकल तो तुम लोग जानते हो कोलकाता में क्या गर्मी चल रहा है, ये तो मैं हर वीडियो में आके बता रही हूँ, क्योंकि भाई कोलकाता के जो निवासी हैं वही समझ रहे हैं कि इस वक्त क्या हाल चाल है कोलकाता के अंदर। आज ही मेरी कोई फ्रेंड स्टेटस लगाती है व्हाट्सएप पे कि टेम्परेचर दिखा रहा है 42 डिग्री, लेकिन नीचे लिखा है फील्स लाइक 47 डिग्री। मतलब है तो 42 डिग्री, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा है, और बोल रहा है कि 47 जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर है। ह्यूमिड वगैरह हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, डोंट वरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको मदद करेगा। लेकिन आप डेफिनेटली कोई तो एक इंस्ट्रूमेंट होगा ना जिससे कि आप नाप पा रही हैं। बॉडी का टेम्परेचर नापना हो अगर आपको, तो आप क्या यूज़ करती हैं? एक थर्मोमीटर यूज़ कर लेती हैं, आप बॉडी का टेम्परेचर नाप लेंगे। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर है, वो भी तो कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा जो नापता होगा इस चीज़ को। तो हाँ, एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर है, प्लस अगर तुम नापना चाहते हो कि एटमॉस्फेयर का रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या आया है पूरे दिन का, मिनिमम टेम्परेचर क्या था पूरे दिन का, ये अगर तुम नापना चाहते हो तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं 6s थर्मोमीटर। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दीदी 6s थर्मोमीटर, एक्चुअली जो साइंटिस्ट ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था उनके नाम का पहला जो वर्ड है वो है 6, इसलिए यहाँ पे 6s थर्मोमीटर। जैसे मैं अगर बनाती तो पूजाज थर्मोमीटर होता, तो वैसे ही 6s थर्मोमीटर। एक बात याद रखो, इस थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर को या तो सेल्सियस में नाप पाएंगे या तो फ़ारेनहाइट में नाप पाएंगे। ठीक है, एक और तुम जानते होगे स्केल एक और होता है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, केल्विन स्केल। केल्विन में इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर में हम नहीं नापते हैं, इसमें हम लोग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद तुमसे बाद में पूछूंगी, तो याद रहे। मेजरमेंट करने के लिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? 6s थर्मोमीटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला टॉपिक करते हैं, ये हो गया हम लोगों का, ये टॉपिक करते हैं एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर में हम लोग जो पहले कर रहे हैं वो है एवरेज डेली टेम्परेचर। एवरेज डेली टेम्परेचर। मेरा एक बात सुनो, 2 शब्द पे फोकस करूँ ना, एवरेज। एवरेज का मतलब समझते हो? मोटा मोटी। मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर मान लो कि तुम्हारे क्लास में 2 बच्चे हैं, मान लो तुम एक टीचर हो और तुम्हारे क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, और 2 स्टूडेंट्स में 10 में से किसी को मिला है 6 और 10 में से किसी को मिला है सपोज 2। अगर तुम्हारा प्रिंसिपल आके पूछे कि तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं दोनों, उनका परफॉर्मेंस कैसा था, तो तुम ये तो नहीं बोलोगे, बोल सकते हो वैसे अगर 2 स्टूडेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलोगे एक को 10 में 6 मिला, एक को 10 में 2 मिला है। लेकिन अगर हज़ारों स्टूडेंट्स हो तब कैसे बोलोगे? तब तो इम्पॉसिबल हो जाएगा हर एक का नाम लेना। तो तुम एक मोटा मोटी फिगर बताओगे कि मेरे हर स्टूडेंट का मार्क्स इसके इर्द गिर्द नाच रहा है, कोई इससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लाया हुआ है, कोई इससे बहुत कम नहीं लाया हुआ है, मोर और लेस इतना हमारा एवरेज एक मार्क्स घूम रहा है। तो कैसे निकालोगे उसको? तुम बोलोगे कि दीदी एक स्टूडेंट लाया है 6, एक स्टूडेंट लाया है 2, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों के मार्क्स को ऐड कीजिए, और चूंकि 1 2 मार्क्स हैं और 2 स्टूडेंट थे इसीलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 + 2 यानी कि 4।
यानी तुम्हारे हर स्टूडेंट का मार्क्स लगभग 4 है, किसी का 4 से ज़्यादा है, किसी का 4 से कम है, लेकिन लगभग 4 के आसपास है। तो एवरेज निकालने के लिए ना हमेशा याद रखना कि जितने तुमने फिगर्स लिए हैं उतना से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। 3 बच्चे होते, किसी को 6 मिलता, किसी को 2 मिलता और किसी को 4 मिलता, तो तुमको डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ता। बात समझ रहे हो? तो एवरेज में दीदी आप जितने टर्म्स ऐड करेंगी आपको उतने ही नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। एवरेज डेली टेम्परेचर क्या है? तो एवरेज वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया, कुछ तो यहाँ पे डिवाइड करके हमको मोटा मोटी फिगर बताना है। डेली टेम्परेचर, दोपहर के वक्त आज मैक्सिमम टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्स था। और अभी इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ उस दौरान जो मिनिमम टेम्परेचर निकल के आया है वो है 38 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई मेरे से पूछा कि बता दो आज कोलकाता में, आज जब 17 तारीख है अप्रैल 17, अगर कोई मेरे से पूछता है कि आज कोलकाता में एवरेज टेम्परेचर क्या है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आज कोलकाता में अप्रैल 17 को एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो मैं ना तो 42 बोल सकती हूँ ना तो 38 बोल सकती हूँ, मेरे को एवरेज बताना है। तो एक काम करो, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो और चूंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा ये बताओ। 8 2 ऐड करेंगे 0 10 हो गया 10, और यहाँ पे 80/2 यानी कि 40 डिग्री। कोई मेरे से पूछता है कि आज अप्रैल 17 में कोलकाता का टेम्परेचर क्या था, तो तुम बोलोगे ऑन एन एवरेज 40 डिग्री था। हाँ, दिन के वक्त 42 गया था, रात के वक्त 38 हुआ था, लेकिन ओवरऑल तो मोटा मोटी 40 पकड़ के चलो। तो यानी कि दीदी एवरेज डेली टेम्परेचर निकालने का आपने तो हमें एक फॉर्मूला बता दिया कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, ये मैक्सिमम लिखे हम, और आज का मिनिमम टेम्परेचर क्या था, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज डेली टेम्परेचर आ गया। वेरी गुड दीदी। अच्छा, दूसरा इसी का सब पार्ट है एवरेज टेम्परेचर का। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ रेंज, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज अगर बोल देता है ना तो समझ जाना किसी चीज़ को माइनस करना है, रेंज मतलब माइनस करना है। तुम बोलोगे कि दीदी मैक्सिमम टेम्परेचर जैसा कि अप्रैल 17 का आपने बोला 42 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर आपने बोला 38 डिग्री, माइनस करके क्या आ रहा बोल रहे हो, 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि जो मिनिमम और मैक्सिमम है उनमें 4 डिग्री का गैप है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है मैक्सिमम से। 42 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर था आज का, तो जो मिनिमम टेम्परेचर आज का गया है वो ज़्यादा कुछ नहीं गिरा है, 4 डिग्री से गिरा है मैक्स टू मैक्स। तो रेंज वही आइडिया देता है कि मिनिमम और मैक्सिमम में फ़र्क कितना रहा, किस लेवल का डिफरेंस रहा, बस 4 डिग्री का। तुम समझ सकते हो, मतलब इसको मिनिमम कहने में भी शर्म आ रहा है कि 4 डिग्री का गिरावट आया है, क्या इसको कोई बोलेगा। तो एवरेज टेम्परेचर का मैंने 2 पार्ट बताया, एवरेज डेली टेम्परेचर और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो डेली शब्द का मतलब होता है उस दिन का तुम निकाल रहे हो, ठीक है। अब सुनो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, ये ए बी हो गया, सी डी। अब सुनो, ओके, अब सी नंबर पे हम लोग आते हैं, विच इज मंथली एवरेज टेम्परेचर। कुछ नहीं करना, एक एग्जांपल दूंगी, ध्यान से समझ लेना। मान लो हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल का महीने का, अभी अप्रैल चल रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि अप्रैल एंड हो गया है, ठीक है। मैंने देखा कि अप्रैल एंड होने के बाद मेरे पास पूरा का पूरा एक डेटा सेट आ गया है कि हर दिन अप्रैल में क्या मैक्स टेम्परेचर था, क्या मिन था। यानी कि अप्रैल 1 में मेरे पास लिखा हुआ होगा कि मैक्स टेम्परेचर क्या था, मिन टेम्परेचर, मिनिमम क्या टेम्परेचर था उस दिन। तो अगर उस अप्रैल 1 का मैक्सिमम और मिनिमम पता होगा तो उस अप्रैल 1 का मेरे को एवरेज डेली टेम्परेचर पता चल जाएगा। अभी तो बताया था कैसे निकालना है। अप्रैल 2 का भी सेम हाल है, मैक्स मिन पता होगा तो एवरेज डेली निकल जाएगा। 3 का भी सेम हाल है। तो यानी दीदी हर दिन का आप एवरेज डेली निकाल सकते हैं। मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि एवरेज डेली टेम्परेचर में अप्रैल 15 को जो एवरेज डेली निकल के आया 15 अप्रैल को, वो मान लो था 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने देखा कि पूरे के पूरे एवरेज डेलीज में अप्रैल 15 के अलावा 40 डिग्री जैसा हाईएस्ट एवरेज डेली तो कभी नहीं गया। 39 रहा होगा,
तुम्हारा 38 रहा होगा, लेकिन 40 डिग्री अप्रैल 15 को एकदम हाईएस्ट था डेली के सेंस, एवरेज डेली के सेंस में। ठीक है दीदी। और मैंने यही चार्ट को नोटिस किया तो ये भी देखा कि अप्रैल मान लो 1 को जो एवरेज डेली था वो मान लो 30 डिग्री था। मैंने ये भी नोटिस किया पूरे चार्ट को देखते हुए कि इतना नीचे तो पूरे मंथ में कभी टेम्परेचर नहीं था। तो ज़रा ध्यान से सुनो, मैंने पूरे के पूरे चार्ट को एनालाइज करके ये देखा कि एवरेज डेली टेम्परेचर अप्रैल 15 को जितना ऊंचा गया था उतना पूरे मंथ में किसी और दिन नहीं गया था, और एवरेज डेली टेम्परेचर अप्रैल 1 को जितना लोएस्ट गया था उतना किसी और मंथ में नहीं था। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मंथली एवरेज क्या होता है। तुम क्या करोगे, ये जो एवरेज डेली टेम्परेचर मैक्स आया उसके साथ ऐड करोगे एवरेज डेली टेम्परेचर मिनिमम। यानी कि दीदी अप्रैल 1 को आपका मिनिमम आया था तो 30 डिग्री यहाँ लिख दीजिए। अप्रैल 15 को आपका एवरेज डेली हाईएस्ट आया था पूरे मंथ का तो वहाँ 40 लिख दीजिए, और उसको डिवाइड कर दीजिए अप्रैल में जितना डेज है उससे। तो अप्रैल में 30 डेज है ना, तो 30 डेज से डिवाइड करो। सपोज तुम यही सेम हालचाल मई का निकाले होते, मई मंथ का, तो मई मंथ में 31 दिन होता है, तो यहाँ पे तुमको 31 से डिवाइड करना पड़ता। यानी कि दीदी एवरेज डेली टेम्परेचर निकालते समय जब हम लोग पिछले ए और बी केसेस को देख रहे थे, वहाँ हम लोग एक दिन के 2 समय का बात कर रहे थे, जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर था, लोएस्ट टेम्परेचर था। यहाँ मंथली में हम लोग 31 या 30 डेज, या अगर वो फरवरी का महीना है तो 28 या 29 डेज के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए उतने बड़े नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन बी सिचुएशन है दीदी, अगर आपको निकालना होगा रेंज ऑफ टेम्परेचर तो कैसे निकलेगा। रेंज ऑफ टेम्परेचर, मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर, आई मीन पूरे मंथ में हाईएस्ट डेली और लोएस्ट डेली में गैप कितना था, 10 का गैप था। कैसे निकाले, एवरेज डेली टेम्परेचर हाईएस्ट जो गया था पूरे मंथ का माइनस एवरेज डेली टेम्परेचर लोएस्ट जो गया था पूरे मंथ का, ये तुमको एक रेंज दे देगा, और उसी रेंज को हम लोग यहाँ पे मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर कह रहे हैं। एनुअल एवरेज टेम्परेचर, एनुअल एवरेज, एनुअल शब्द का मतलब होता है पूरे साल का। तो दीदी हुआ क्या ना, सुना ध्यान से सुनो। तुमने जनवरी मंथ का एवरेज मंथली टेम्परेचर निकाला होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। कैसे निकाले, कितना लेयर्स बाय लेयर्स गए थे, हर दिन का एवरेज डेली निकाले, फिर उसके बाद पूरे मंथ में से किसका हाईएस्ट एवरेज डेली था, किसका लोएस्ट था, फिर उसको ऐड करके जितने भी इस मंथ में डेज थे उससे डिवाइड करा, फिर एवरेज मंथली टेम्परेचर आया। तो तुम्हारे पास जैन का एवरेज मंथली टेम्परेचर होगा, तुम्हारे पास फेब का एवरेज मंथली टेम्परेचर होगा, तुम्हारे पास मार्च का एवरेज मंथली टेम्परेचर होगा, और ऐसे करके तुम्हारे पास दिसंबर तक का एवरेज मंथली टेम्परेचर आ गया होगा। अब इन सभी एवरेज मंथली टेम्परेचर्स में तुमने देखा कि मई के महीने में ये एवरेज मंथली टेम्परेचर सपोज 45 डिग्री था, भगवान ना करे बट सपोज, यानी कि मई के महीने में जो पूरे मंथ में मोटा मोटी टेम्परेचर गया वो 45 डिग्री सेल्सियस गया है। वहीं तुमने ये नोटिस किया कि जनवरी के महीने में जो एवरेज मंथली टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, और मैं ये स्पेसिफिक लोकेशन का बात कर रही हूँ, ये कोलकाता का बातचीत चल रहा है। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, एनुअल एवरेज निकालने के लिए पूरे सभी मंथ्स में सबसे ज़्यादा कौन सा आया, एवरेज मंथली। तो एवरेज मंथली टेम्परेचर हाईएस्ट पूरे मंथ में किसका आया, कितना आया, प्लस एवरेज मंथली टेम्परेचर लोएस्ट क्या आया था, एवरेज मंथली टेम्परेचर लोएस्ट क्या आया था, लोएस्ट, उसको डिवाइड कर दो 12 से, क्योंकि एनुअल निकाल रहे हो पूरे साल का तो 12 से डिवाइड करो, क्योंकि 12 महीने होते हैं। दीदी इस बार डेज से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी डेज के साथ डिवाइड कर करके एवरेज मंथली टेम्परेचर तुम निकाल चुके हो, इसलिए अब बस मुद्दा यह है कि 12 महीने का कॉन्टेक्स्ट बाकी था, इसलिए यहाँ पे 12 से डिवाइड किया। जिसको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टेंशन का बात नहीं है, यू कैन डेफिनेटली लिसन टू इट वन मोर टाइम,
क्लियर होगा, और नहीं हुआ तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन क्लियर होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, ई के बाद एफ क्या है? एफ एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज बोल दिया ना, तो दीदी वही बात है, आपने देखा कि मई के महीने में मंथली एवरेज जो गया था हाईएस्ट वो था 45 डिग्री, और जनवरी के महीने में मंथली एवरेज जो सबसे लोएस्ट था वो था 20 डिग्री। तो गैप क्या था? गैप था लगभग पूरे महीने, पूरे जितने भी पूरे साल में जितने महीने होते हैं उसके हाईएस्ट मंथली टेम्परेचर और पूरे जितने भी महीने होते हैं उसमें के लोएस्ट मंथली टेम्परेचर में जो गैप निकल के आया वो है 25 डिग्री का गैप। तो दिस इज नोन एज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या एनुअल रेंज निकल के आ रहा है, गैप क्या निकल के आ रहा है? सो इसका फॉर्मूला बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसका फॉर्मूला है मंथली और एवरेज मंथली टेम्परेचर हाईएस्ट जो था माइनस एवरेज मंथली टेम्परेचर लोएस्ट जो था उसका गैप निकालेंगे बस। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, इस पे 5 स्टार मार्क करो। ऑलरेडी इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं बट थोड़ा और डिटेल में करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, थोड़ा लिखने का कम मन कर रहा है इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम अपने कॉपी में फुल फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, होता क्या है कि जनरली, ये जनरली एक फैक्ट, मतलब ये शब्द को ध्यान देना, जनरली यानी कि अक्सर ऐसा ही देखा गया है, ऐसा ही होते हुए हम लोगों ने विटनेस किया है। क्या कि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड बढ़ाते हैं, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल होता है। वो क्यों होता है अभी मैं बताऊंगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर फॉल होता है। इसका तुमको एक वैल्यू याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता नहीं सकती कि कितना इंपॉर्टेंट। 100 मीटर ऊपर गए हो तो टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस से घटेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है बेसिकली। और अगर तुम 100 मीटर और अगर तुम 1000 मीटर गए हो ऊपर, 1000 मीटर को मैं 1 किलोमीटर भी बोल सकती हूँ, अगर तुम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर गए हो तब टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का फॉल आएगा। यानी कि दीदी मुझे ये वैल्यू याद रखना है, और अगर तुमसे कोई एग्जाम में नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट पूछता भी है तुमको ये वैल्यू के साथ आंसर लिखना होगा। मैंने तो नोट्स में अपने बताया भी है और लिखा भी है कि कैसे लिखना है। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि मेरा नोट्स कैसे मिलेगा, जो कि एक पेड नोट्स है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। तो मुझसे इसके बारे में व्हाट्सएप में भी अलग से पूछ सकते हो अगर तुमको नोट्स नहीं मिला है तो। एंड नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट होता क्या है? सिंपल बात है दीदी कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है हम लोगों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जनरली टेम्परेचर गिरता है। सवाल आ सकता है क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है बेटा, रीज़न ना बहुत सिंपल है। एक्चुअली में तुम अर्थ सरफेस के जितना क्लोज हो, जितना पास हो, बात यह है कि तुम अर्थ सरफेस के जितना पास वाले लेयर्स में मौजूद हो एटमॉस्फेयर के, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास यहाँ टर्बुलेंस है, यानी यहाँ पे उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं वेदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का भरमार पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊंचा जाते हो वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होने लग जाती है। मतलब ये है दीदी, ध्यान से सुनो, लोअर लेयर्स में तुम बोल दो पोल्यूशन, लोग रहते हैं, आबादी बसा हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन जैसे चीज़ें होती हैं, और इसीलिए लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो उनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊंचा जाते हो यही गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े स्प्रेड आउट हो जाते हैं, कम प्रेजेंट होते हैं, तो इनका डेंसिटी कम है। तो दीदी इसका टेम्परेचर से लेना देना क्या है? टेम्परेचर से लेना देना है क्योंकि अभी जस्ट मेरे साथ तुम किए हो कि जो हीट है वो आता है और अर्थ सरफेस पे कांटेक्ट रहे गैस मॉलिक्यूल्स तक कंडक्ट होता है, और इसीलिए ये वाले लेयर्स वार्म हैं कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि ये चूँकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे CO2, H2O ये सारे बहुत अब्जॉर्ब करके रखते हैं हीट को। लेकिन वही ऊपर के लेयर्स में चूँकि डेंसिटी कम है तो यहाँ पे हीट अब्जॉर्प्शन कम हुआ होगा और इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होता है। यानी मैं ये बोल रही हूँ कि चूँकि अपर लेयर्स में गैस मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट है, डेंसिटी उनका कम है, कम गाढ़े हैं,
इसलिए वो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी हीट का कम है, इसलिए हमारा टेम्परेचर कम होता है। लेकिन वही लोअर लेयर्स में चूंकि गाढ़ापन ज़्यादा है, बहुत गैस मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी अब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए जनरली हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर में नोटिस किया है कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है, और इसी को नॉर्मल माना जाता है कि ऐसा ही होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा ही होता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। लैप्स का मतलब होता है गुम हो जाना, कम हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो चूंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स में टेम्परेचर कहीं गुम होने लगता है, कम होने लगता है, इसलिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पूछते हो ना बार बार, दीदी कुछ इंपॉर्टेंट दीजिए। मैं वीडियो में बता रही हूँ भाई, मैं वीडियो में कुछ कुछ टॉपिक्स कराते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जैसा बात बोलती हूँ, वो टेक्निकली। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। लिखी तो हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो में मुझे नहीं बताना चाहिए ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। रीज़न बिंग बहुत हैवी हो जाएगा, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और फिर बाद में यहाँ से शुरू करो। इससे बढ़िया है कि इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, इतना पहले डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में फ्रेश माइंड के साथ जब हम लोग सुनेंगे, मतलब आएंगे स्कूल से मुंह धोकर बैठेंगे और फ्रेश माइंड के साथ जब सुनेंगे, तो डेफिनेटली बातें और क्लियर रहेंगी। अभी अगर टॉपिक्स साथ तड़ातड़ करते जाएंगे तो शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मिलता है अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे।